द डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा मिशन बेहद खास और सच कहूं तो काफी विचारोत्तेजक है। बिल्कुल। और आज हम आधुनिक भारत की दिशा तय करने वाले दो सबसे महान विचारकों, दो युग पुरुषों के बिल्कुल अलग लेकिन बेहद प्रभावशाली रास्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये दो शख्सियतें हैं स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज हमारी टेबल पर जो रिसर्च मटेरियल है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। हमारे पास काफी पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कुछ बेहद तीखे संशोधनवादी आलेख हैं जिन्हें हम रिविजनिस्ट क्रिटिक्स कहते हैं, और ब्रिटिश आर्काइव से निकाले गए कुछ ऐसे पत्र भी हैं जो शायद ही कभी मुख्य धारा की चर्चा में आते हैं। साथ ही कुछ चिकित्सा और आध्यात्मिक विवरणों का भी एक पूरा जत्था मौजूद है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि इन दोनों का जीवन काल भले ही एक साथ शायद ही बीता हो। मतलब एक का युग समाप्त हो रहा था और दूसरे का उदय हो रहा था। एकदम सही। लेकिन उनके दृष्टिकोण आज भी इस पूरे समाज को समझने के दो बिल्कुल अलग चश्मे देते हैं। श्रोताओं के लिए इन दस्तावेजों को खंगालने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ, एक तरफ हमारे पास आध्यात्मिक विकास या स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का मार्ग है और दूसरी तरफ संवैधानिक न्याय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का रास्ता है। ये दोनों ही एक बेहतर और समतामूलक भारत का सपना देख रहे थे, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो गाड़ियां चुनी उनके पहिए बिल्कुल अलग दिशाओं में घूमते थे। और यही विरोधाभास आज की हमारी इस चर्चा को इतना रोमांचक बनाता है। अगर हम शुरुआत में ही इन दोनों विचारधाराओं की नींव को समझने की कोशिश करें तो आज के नोट्स हमें स्वामी विवेकानंद की वेदांत और यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता की दुनिया में ले जाते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया है वो है मैन मेकिंग या मनुष्य निर्माण की शिक्षा। ये कोई किताबी शिक्षा नहीं थी। मतलब उनका साफ मानना था कि अगर किसी भी सामाजिक बुराई को खत्म करना है तो बाहरी बदलाव से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। सबसे पहले व्यक्ति के भीतर बदलाव लाना होगा। जब इंसान अंदर से मजबूत, नैतिक और चरित्रवान होगा तो समाज की बीमारियां खुद ब खुद दम तोड़ देंगी। इन पत्रों में एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत का बार बार उल्लेख आता है, शिव ज्ञाने जीव सेवा। शिव ज्ञाने जीव सेवा मतलब हर जीवित प्राणी के भीतर शिव को देखना और उसकी सेवा करना ही असल में ईश्वर की पूजा है। ये विचार सुनने में जितना आध्यात्मिक लगता है, जमीनी स्तर पर उतना ही क्रांतिकारी भी था। सही कहा, क्योंकि ये इंसान को इंसान से जोड़ रहा था। लेकिन जब हम इसी समस्या को डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से देखते हैं तो तस्वीर का एक बिल्कुल अलग ही पहलू सामने आता है। हाँ, उनका दृष्टिकोण इस हृदय परिवर्तन या आंतरिक बदलाव के सिद्धांत के ठीक विपरीत था। उनकी विचारधारा तर्कवाद यानी रैशनलिज्म और कानूनवाद यानी लीगलिज्म की ठोस जमीन पर खड़ी थी। जहां विवेकानंद व्यक्ति की आत्मा और उसके आंतरिक चरित्र को टटोल रहे थे, वहीं अंबेडकर समाज को सत्ता के समीकरणों, ऐतिहासिक शोषण और मानवाधिकारों के चश्मे से देख रहे थे। इसका मतलब यह है कि अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि सिर्फ अच्छी बातें करने से या आत्मा को जगाने से सदियों पुराना उत्पीड़न खत्म नहीं होने वाला। उनका तर्क बहुत स्पष्ट और यथार्थवादी था। सदियों से चले आ रहे एक व्यवस्थित शोषण को सिर्फ लोगों की अंतरात्मा के जागने के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एकदम सटीक। जिन लोगों का शोषण करने में फायदा है वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अचानक से अपने विशेषाधिकार क्यों छोड़ेंगे? इसलिए अंबेडकर के लिए कठोर संस्थागत बदलाव आवश्यक थे। जी, उनका दृढ़ विश्वास था कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का होना ही एकमात्र व्यावहारिक उपाय है। एक ऐसा ढांचा जो लोगों को मजबूर करे कि वे दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, चाहे वे अंदर से बदलना चाहते हो या नहीं। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक कह रहा है कि इंसान को अंदर से बदलो तो समाज बदल जाएगा, दूसरा कह रहा है कि बाहरी ढांचा और कानून इतना सख्त कर दो कि इंसान को सही बर्ताव करने के लिए मजबूर होना पड़े। और मुझे लगता है कि यही बुनियादी वैचारिक अंतर हमें सीधे उस मुद्दे पर ले आता है जो भारतीय समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, जाति प्रथा। बिल्कुल। आज जो आलेख हम पढ़ रहे हैं वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जाति व्यवस्था को लेकर इन दोनों के बीच टकराव कितना गहरा था। ये मूल रूप से सुधार बनाम विनाश की लड़ाई थी। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। दस्तावेज बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद मौजूदा ढांचे के भीतर रहकर सुधार चाहते थे। हाँ, एक बहुत ही रोचक शब्द का इस्तेमाल हुआ इन पत्रों में। वे जनता का ब्राह्मणीकरण या ब्राह्मणाइज करना चाहते थे। अब श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहाँ ब्राह्मणीकरण का अर्थ किसी एक जाति के वर्चस्व से बिल्कुल नहीं था।
इसका अर्थ था आम जनता को सर्वोच्च आध्यात्मिक, बौद्धिक और नैतिक स्तर पर ले जाना। वे आदर्श वर्ण व्यवस्था और जो पतित जाति व्यवस्था या डीजेनरेट कास्ट सिस्टम बन चुकी थी, उसके बीच एक साफ लकीर खींचते थे। उनका मानना था कि शुरुआत में श्रम के आधार पर बना ये ढांचा सही था, लेकिन समय के साथ जो विकृतियां आईं, उन्हें शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए सुधारा जा सकता है। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर इस पूरी विचार प्रक्रिया को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनके जाति के विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के सिद्धांत को अगर गहराई से विश्लेषित किया जाए तो वे इस व्यवस्था में किसी भी तरह के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं देखते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वे इसे सिर्फ काम का बंटवारा नहीं मानते थे। सही कहा। वे इसे श्रेणीबद्ध असमानता या ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते थे। ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी वाला विचार अपने आप में बहुत गहरा है। मतलब ये कोई सीधा मालिक और गुलाम वाला रिश्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सीढ़ी की तरह है। इस व्यवस्था में हर कोई किसी न किसी से ऊपर है और किसी न किसी से नीचे है। हर जाति अपने से नीचे वाली जाति पर अत्याचार करके एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पाती है और बदले में अपने से ऊपर वाली जाति के अत्याचार को सह लेती है। और इस संरचना में ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी का एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए अंबेडकर का तर्क था कि आप इस सीढ़ी के कुछ पायदानों की मरम्मत नहीं कर सकते। जब तक इस पूरी सड़ी हुई नींव को उखाड़कर फेंका नहीं जाता, जब तक इसका पूर्ण विनाश नहीं होता, तब तक सच्ची स्वतंत्रता और समानता एक भ्रम ही रहेगी। आप असमानता की नींव पर समानता का घर नहीं बना सकते। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक तर्क लगता है। एक पूरी इमारत को सुधार कर रहने लायक बनाना चाहता है, दूसरा कहता है कि इमारत की नींव ही जहरीली है, इसे डायनामाइट लगाकर उड़ाना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। अब जब हम इस ढांचे को तोड़ने और नए राजनीतिक समीकरण बनाने की बात कर ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उन ऐतिहासिक और राजनीतिक रणनीतियों की तरफ मुड़ते हैं जो ब्रिटिश काल में अपनाई जा रही थीं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस गहरे विश्लेषण में हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा, पक्ष या ऐतिहासिक दावे का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम केवल और केवल उन ऐतिहासिक दस्तावेजों, पत्रों और संशोधनवादी आलेखों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है जो आज हमारी स्टडी का हिस्सा हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे संशोधनवादी इतिहासकार या रिविजनिस्ट क्रिटिक्स हैं जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी मुख्यधारा की कहानी पर कुछ कड़े सवाल उठाते हैं, खासकर ब्रिटिश राज के साथ उनकी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर। जी, इन ऐतिहासिक आलेखों में एक बहुत ही अलग नजरिया पेश किया गया है। कुछ आलोचक और इतिहासकार 1857 की क्रांति के बाद के दशकों का विश्लेषण करते हैं। उनका कहना है कि 1857 के विद्रोह में हिंदू एकता ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और इस डर से बचने के लिए अंग्रेजों ने अपनी जानी मानी फूट डालो और राज करो या डिवाइड एंड रूल की रणनीति को और धारदार बनाया। इन दस्तावेजों में ब्रिटिश आर्काइव के कुछ पत्रों का विशेष रूप से उल्लेख है, जैसे बॉम्बे के गवर्नर फ्रेडरिक साइक्स के पत्र। हाँ, इन पत्रों का हवाला देते हुए आलोचक ये दावा करते हैं कि दलितों को हिंदू समाज की मुख्य धारा से एक अलग राजनीतिक पहचान के रूप में स्थापित करना ब्रिटिश सरकार की एक सोची समझी चाल थी। मतलब उनका उद्देश्य उस बहुसंख्यक वोट बैंक और सामाजिक एकता को कमजोर करना था जो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकती थी। आलोचक इसी चश्मे से तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हैं। और ये बात सिर्फ ब्रिटिश पत्रों तक सीमित नहीं रहती। ये आलोचक डॉक्टर अंबेडकर के चुनावी सफर का भी बारीकी से विश्लेषण करते हैं। जो डेटा यहाँ दिया गया है उसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को 1937, 1946, 1952 और 1954 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनावी आंकड़ों को आलोचक इस बात के सबूत के रूप में सामने रखते हैं कि उनके पास उस समय कोई बहुत बड़ा या व्यापक जन समर्थन नहीं था। इसके साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य यहाँ मौजूद है कि संविधान सभा में उनका शुरुआती प्रवेश मुस्लिम लीग की मदद से संभव हुआ था। करें तो ये तथ्य डॉक्टर अंबेडकर के कद को छोटा नहीं करते, बल्कि इसके ठीक विपरीत ये यह दर्शाते हैं कि उनके सामने मौजूद राजनीतिक पहाड़ कितने ऊंचे थे। मतलब आप कह रही हैं कि ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उन विषम परिस्थितियों का प्रमाण है जिनमें वो काम कर रहे थे। बिल्कुल, जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जो समाज के सबसे निचले और सबसे शोषित वर्ग की आवाज बन रहा है, उसके लिए उस समय की मुख्य धारा की एलीट राजनीति में अपने दम पर चुनाव जीतना या जगह बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। उन्हें अपने लोगों के लिए उनके अधिकारों को कागज पर पक्का करने के लिए
सिस्टम के अंदर जाना ही था। और इसके लिए उन्होंने उस समय मौजूद हर राजनीतिक रास्ते, हर गठजोड़ और हर अवसर का एक कूटनीतिज्ञ की तरह इस्तेमाल किया। ये अवसरवादिता नहीं थी, ये उनका पॉलिटिकल रियलिज्म या राजनीतिक यथार्थवाद था। वे जानते थे कि बाहर बैठकर नारे लगाने से कानून नहीं बदलेंगे। ये नजरिया इतिहास को देखने के तरीके को पूरे तरह से बदल देता है। राजनीति अक्सर उन आदर्शों के बीच का समझौता होती है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं और उस यथार्थ के बीच जिसमें आप जी रहे होते हैं। और जब हम यथार्थ और कानून बनाने की इस जिद की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान उस सबसे बड़े दस्तावेज की तरफ जाता है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, हमारा संविधान। आज की रिसर्च में एक ऐसा अहम मोमेंट है जो शायद कई लोगों के लिए बिल्कुल नया हो। हम बचपन से सुनते आए हैं और मानते हैं कि संविधान का निर्माण एक व्यक्ति के दिमाग की उपज है। हम डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में सम्मान देते हैं, जो कि वो थे भी। लेकिन आज के स्रोत हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक विशाल और अभूतपूर्व सामूहिक प्रयास था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो अक्सर नायकों को पूजने की हमारी आदत में कहीं पीछे छूट जाता है। संविधान निर्माण की वास्तुकला बहुत व्यापक थी। इन दस्तावेजों में स बेनेगाई नरसिंह राव, जिन्हें इतिहास BN राव के नाम से जानता है, उनकी भूमिका का बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत उल्लेख है। BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जी हाँ, और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान का जो पहला और मूल ड्राफ्ट था वो BN राव ने ही तैयार किया था। उस मूल ड्राफ्ट में 243 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स शामिल थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और वो शुरुआती ढांचा तैयार किया जिस पर बाद में पूरी बहस हुई। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के काम को हम अक्सर सिर्फ एक सीमित नजरिए से देखते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी टीम का प्रयास था। बिल्कुल, ये कोई बंद कमरे में लिया गया फैसला नहीं था। वो अंतिम दस्तावेज संविधान सभा के 299 सदस्यों के गहरे विचार विमर्श, उनकी असहमतियों, लंबी बहसों और अनगिनत संशोधनों का परिणाम था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और डॉक्टर अंबेडकर के बड़प्पन को भी दर्शाती है, वो यह है कि खुद डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से संसद में खड़े होकर BN राव और बाकी सभी सदस्यों के योगदान को खुले दिल से स्वीकार किया था। मतलब उन्होंने कभी ये श्रेय अकेले लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पूरे काम को एक सामूहिक सफलता माना था। ये इस बात का सबूत है कि भारत का संविधान वास्तव में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उपजा था, न कि किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से। उसमें हर वर्ग, हर विचारधारा के लोगों ने अपना योगदान दिया था। ये जानना बहुत संतोषजनक है कि जिस लोकतंत्र की नींव वे रख रहे थे, उसकी प्रक्रिया भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक थी। अब विचारों और निर्माण की इस दुनिया से निकलकर हम आज की हमारी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे संवेदनशील पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, एक युग का अंत। स्वामी विवेकानंद का जीवन जितनी तेजी से चमका, उतनी ही जल्दी वे इस दुनिया से विदा भी हो गए। दस्तावेज बताते हैं कि उनका निधन मात्र 39 वर्ष की आयु में हो गया था। और यहाँ जो बात रोंगटे खड़े कर देती है वो ये कि उन्होंने खुद ये भविष्यवाणी की थी कि वो अपना 40वां जन्मदिन नहीं देख पाएंगे। जी, उनका वो कथन सच साबित हुआ। स्वामी जी के निधन को लेकर इन ऐतिहासिक और चिकित्सा दस्तावेजों में 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं और हर नजरिया अपनी जगह सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इन तीनों नजरियों को खोलकर देखते हैं। पहला है चिकित्सा या मेडिकल तथ्य। उस समय के डॉक्टरों की राय और मेडिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सुनने में ये सामान्य लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका शरीर 30 से अधिक पुरानी बीमारियों से जूझ रहा था। उन्हें गंभीर मधुमेह यानी डायबिटीज और गुर्दे की बीमारी थी। दूसरा पहलू थोड़ा विवादास्पद है, जो षड्यंत्र के सिद्धांतों की बात करता है। क्योंकि उनके निधन के बाद कोई आधुनिक फोरेंसिक जांच या रिपोर्ट मौजूद नहीं थी और उनके मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका के फटने की बात भी सामने आई थी, तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने इसमें कई तरह के षड्यंत्र खोज लिए। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन जो तीसरा और सबसे गहरा दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक है। उनके करीबी अनुयायियों और रामकृष्ण मिशन का ये दृढ़ विश्वास है कि उनकी मृत्यु कोई शारीरिक विफलता नहीं थी। वे मानते हैं कि स्वामी जी ने गहरे ध्यान की अवस्था में महासमाधि प्राप्त की थी, यानी पूरी चेतना और इच्छा के साथ अपने शरीर का त्याग किया था,
क्योंकि उनका धरती पर काम पूरा हो चुका था। महासमाधि, ये विचार अपने आप में भारतीय आध्यात्मिकता के सबसे रहस्यमयी और गहरे पहलुओं में से एक है। लेकिन इन सब बातों के बीच आज के इन पत्रों और डायरियों से एक बहुत ही कड़वा सच बाहर आता है, एक ऐसा सच जो हमारे समाज के पाखंड को बेनकाब करता है। आज भारत का शायद ही कोई शहर हो जहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति न हो, उनके नाम पर संस्थान न हो। हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि अपने समय में उन्होंने अत्यधिक गरीबी और तिरस्कार का सामना किया था। ये एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक विडंबना है। बिल्कुल। सोचिए, जब वे शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिस्सा लेने जा रहे थे, वही ऐतिहासिक भाषण जिसने भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर गर्व से खड़ा कर दिया, तब उस यात्रा के लिए बस का टिकट या फंड जुटाने में उन्हें दर-दर भटकना पड़ा था। उन्हें उस समाज से, उन राजाओं और धनाढ़ियों से बहुत ही कम मदद मिली थी जो समाज आज उनके नाम की कस्में खाता है। ये वास्तव में समाज के रवैये पर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। हम अक्सर अपने नायकों को तब पहचानते हैं जब वे हमारे बीच नहीं रहते। उस समय का समाज उनकी दूरदर्शिता और उनके यूनिवर्सलिज्म को समझने के लिए शायद बौद्धिक रूप से तैयार ही नहीं था। समाज बदलाव से डरता है और इसलिए वो अक्सर उन लोगों का समर्थन नहीं करता जो उस बदलाव की मशाल लेकर चलते हैं। जब तक वे जिंदा रहते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, और मरने के बाद हम उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें पत्थरों में कैद कर देते हैं। क्या गहरी बात कही आपने। मूर्तियां बनाकर पत्थरों में कैद कर देते हैं ताकि उनके जीवित विचारों से हमारा सामना ना हो। खैर, अब हम आज के इस लंबे और गहरे विश्लेषण को समेटने की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आज आधुनिक भारत को आकार देने वाले दो बहुत ही विशाल और अलग-अलग रास्तों पर सफर किया। इन पूरे दस्तावेजों का सार निकाला जाए तो एक स्पष्ट वैचारिक लकीर खींचती है। एक तरफ स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक वेदांत है जो व्यक्ति के भीतर झांकता है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का धर्मनिरपेक्ष तर्कवाद है जो व्यवस्था पर सवाल उठाता है। विवेकानंद आंतरिक चरित्र निर्माण यानी मनुष्य निर्माण पर जोर देते हैं, जबकि अंबेडकर बाहरी संस्थागत सुधारों और कानूनों पर। विवेकानंद उस पुरानी संरचना में सुधार की उम्मीद करते हैं, जबकि अंबेडकर उस दमनकारी संरचना के पूर्ण विनाश की मांग करते हैं। और अंततः हम देखते हैं कि एक का जीवन महासमाधि के रहस्य में विलीन होता है और दूसरे का जीवन लाखों लोगों के एक अभूतपूर्व राजनीतिक और धार्मिक धर्मांतरण के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। और ये पूरी चर्चा आज के परिदृश्य में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस गहरे विश्लेषण से ये समझना जरूरी है कि आज के समाज को इन दोनों की जरूरत है। ये या तो ये या वो का सवाल नहीं है। जब हम एक बेहतर न्यायपूर्ण और आधुनिक समाज निर्माण की बात करते हैं तो हमें इन दोनों धुरियों की आवश्यकता होती है। एक तरफ हमें अंबेडकर के दिए गए संवैधानिक अधिकारों, मजबूत कानूनों और संस्थागत न्याय की सख्त जरूरत है ताकि समाज में किसी भी कमजोर इंसान के साथ भेदभाव न हो और उसे न्याय के लिए किसी की दया पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ कानून बना देने से समाज नहीं चलता। उस कानून को सही भावना के साथ लागू करने के लिए, सिस्टम से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और एक दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखने के लिए हमें विवेकानंद की आध्यात्मिक चेतना और उस आंतरिक चरित्र की भी उतनी ही जरूरत है। बिना कानून के आध्यात्मिकता शोषितों की रक्षा नहीं कर सकती और बिना अच्छे चरित्र के कितने भी सख्त कानून क्यों ना हो, वे बेअसर साबित होते हैं। एक परिपक्व राष्ट्र के निर्माण के लिए दोनों आवश्यक है। एकदम सटीक निष्कर्ष। बाहरी सुरक्षा और आंतरिक नैतिकता दोनों जरूरी हैं। अब इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले इन तमाम दस्तावेजों और विचारों के बीच से एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जिस पर शायद हम अक्सर बात नहीं करते। वो क्या है? यह हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि अगर कल हमारा समाज सच में पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद के मनुष्य निर्माण के उस सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर ले, जहां समाज का हर इंसान दूसरे के भीतर ईश्वर को देखने लगे, पूर्ण नैतिकता आ जाए, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए उन सख्त संवैधानिक कानूनों और दंड संहिताओं की कोई आवश्यकता रह जाएगी? या फिर क्या जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है? क्या यह सिर्फ इन कठोर कानूनों का डर और वो मजबूत संवैधानिक ढांचा ही है जो आज हमारे समाज को कम से कम इतना सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर शांति से आध्यात्मिक समानता और वेदांत की ऊंची ऊंची बातें सोच पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन दोनों महापुरुषों की विरासतों के बीच झूलता रहता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं।